मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 23 अप्रैल 2020 आज 23 अप्रैल 2020 को हमारी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है विच इज रिलेटेड टू डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस से रिलेटेड ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट आज 23 अप्रैल 2020 को आई है। जैसे ही मैं ये अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे मन में एक बात आ रही है, वो ये है कि आप में से जोन से स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ज़रूर ये बात पूछेंगे, सर क्या ये हमारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूं अपनी सभी स्टूडेंट्स को, ना तो ये जून 2020 के एग्ज़ाम के लिए, ना ये दिसंबर 20 के एग्जाम के लिए, ना उसके बाद किसी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर अब ऐसे स्टूडेंट आपके मन में ये बात आएगी, तो क्या हमें ये वीडियो सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि यस, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आप इसको ना सिर्फ खुद देखिए, अपने घर पे भी सबको दिखाइएगा और साथ साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा कारण है, और वो ये कि एज अ स्टूडेंट आपको सिर्फ 40 नंबर एग्जाम में लाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए। खास तौर पे अगर हम लोग बात करें इनकम टैक्स के सब्जेक्ट की, खास तौर पे हम लोग बात करें जीएसटी के सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ चलेंगे टिल द लास्ट ब्रेथ, हमारे साथ चलेंगे ये दोनों सब्जेक्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ 40 या 50 नंबर के लिए मत पढ़िएगा कभी भी। जब भी पढ़ाई करें तो आप इस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके पढ़ाई कीजिएगा। आइए डेप्थ की बात करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो, जो ये सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है, उससे पहले दो छोटी छोटी सी चीजें। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, ये कुछ इस प्रकार से थी, माय डियर is very dear, my dear is very dear। अगर आप इस लाइन को देखें तो इस लाइन के अंदर डियर 3 बार यूज हुआ और तीनों डियर के अलग अलग मतलब हैं। ये जो पहला डियर है, इस पहले डियर का मतलब है प्यारा, माय डियर अंकल, माय डियर आंटी, माय डियर फादर एंड सो ऑन। तो ये डियर हो गया हम प्यारा। दूसरा डियर हमने लिखा जो एक जानवर होता है, हिरन। और तीसरा डियर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टली, या फिर हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकल के आता है, मेरा प्यारा हिरन बहुत महंगा है, माय डियर इज वेरी डियर। जब हम लोग बात करते हैं डीएनएस अलाउंस के बारे में, तो डीएनएस अलाउंस में कौन सा डियर इस्तेमाल होता है? डीएनएस अलाउंस में ना तो प्यारा वाला डियर अनाउंस होता है, यूज होता है, ना वो हिरन वाला डियर यूज होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं तीसरा डियर, दैट इज कॉस्टली। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इस इन्फ्लेशन की वजह से हमारी परचेसिंग पावर ऑफ द मनी गोज डाउन, और उसे कंपनसेट करने के लिए सरकार की तरफ से हमें एक पैसा मिलता है विद नेम कॉल्ड डीएनएस अलाउंस। लेकिन सरकार ने आज 23 अप्रैल 2020 को अनाउंस कर दिया कि हम अब आगे 1.5 साल तक डीए नहीं देंगे, डीए की पेमेंट नहीं होगी। अब मैंने 1.5 साल कहा, इसके पीछे का भी एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। मेरे बेटा ध्यान देना, डीएनएस अलाउंस का जो अमाउंट होता है वो मिलता तो हर महीने है, लेकिन उस डीएनएस अलाउंस के अंदर हमेशा इंक्रीमेंट किया जाता है, और वो इंक्रीमेंट होता है साल में 2 बार हमेशा। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर अपने सभी स्टूडेंट्स को जब सैलरी का चैप्टर पढ़ाया, उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी किया। मैंने हमेशा बताया डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। एक बार होता है 1 जनवरी को और दूसरा होता है 1 जुलाई को। इसके अंदर मैंने हमेशा ये बताया कि डीए का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो कि हमेशा इंक्रीज किया जाता है।
एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट डीए का रेट है वो है 17% और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा सरकारें 17% के डीए को इंक्रीज करती है। कितना इंक्रीज करती है वो डिपेंड करेगा कि पिछले हाफ ईयर के अंदर कितना इन्फ्लेशन रहा है। लेकिन आज 23 अप्रैल को हमारी भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया और अनाउंसमेंट में ये कहा कि हम डीए का जो परसेंटेज अभी आपको मिल रहा है 17%, वो ही देंगे, उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं करेंगे अगले 3 साइकिल्स में, दैट मीन्स अगले 1.5 साल तक। 3 साइकिल्स कैसे हुए भाई? 3 साइकिल्स ऐसे हुए कि 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2020 से लेके अगर हम लोग आगे बढ़ जाए तो 30 जून 2020 तक का एक साइकिल, 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर तक का दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल आ गया 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 तक का तीसरा साइकिल। ये जो 3 हाफ ईयर्स हैं, दैट इज अगला 1.5 साल जो है, भारत सरकार ने कह दिया कि हम आपको डीए में कोई इंक्रीज नहीं देंगे। याद रखिएगा, जो डीए प्रेजेंटली मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंक्रीज होता है हर 6 महीने के बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। और ये साफ साफ अक्षरों में आज के इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पे टाइटल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी। फ्रीजिंग ऑफ डीएनएस अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई and DNS relief to the central government employee pensioners at the current rate till July 21. Now what is current rate? Current rate is 17%. इन्होंने कहा कि हम इस 17% में से फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज का मतलब यह हुआ कि 17% के बाद जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो इंक्रीमेंट नहीं देंगे, अगले 1.5 साल तक इंक्रीमेंट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि डीए ही नहीं देंगे, डीए तो मिलेगा। जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन के साथ जो डीए मिलता है, याद रखना मैंने क्या कहा, पेंशन वालों को पेंशन के साथ डीए मिलता है, उससे हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और मेरे बेटा जो नॉर्मली बेसिक सैलरी के साथ डीए मिलता है वो भी मिलेगा, पेंशन वालों को भी डीए मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंक्रीज है वो इंक्रीज नहीं होने वाला। और साथ साथ में इन्होंने एक और चीज यहां पे क्लैरिफाई कर दी, इन्होंने ये भी बोल दिया और जो मैंने डेट्स अभी आपको दी हैं वो ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2020 से वो पे नहीं होगा और मैंने आपको ये बता दिया कि जुलाई 20 से ये जनवरी 21 तक का जो सारा है वो सारे मैंने आपको डिटेल्स दे दी। साथ साथ में इन्होंने ये बात भी ये बोल दिया कि however DA and DNS release at current rate will continue to be paid। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 17% जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे बेटा याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में गवर्नमेंट ने 12% से बढ़ा के 17% कर दिया था, तो वो जो 5% का इंक्रीज ऑलरेडी पहले हो चुका है अक्टूबर 19 में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल वाला और कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाद में बात ये आती है, कई लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं मिलेगा ना, सी बाद में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया, ना भाई ना उम्मीद मत करना, कोई उम्मीद मत करना, कोई उम्मीद बना के मत रखना, हम बाद में भी नहीं देंगे। और देखिए यहां पे इन्होंने ये बात लिख दी, नो एरियर फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 20 till 30th June 21 shall be paid। और जब जून 21 के बाद डीए की बारी आएगी तो 17% जो आज मिल रहा है उस 17% पे ही इंक्रीज करेंगे। तो 17 के बाद जो भी इंक्रीज होगा वो बाद में जून 21 में डिसाइड होगा, अभी कुछ भी हम लोग नहीं देंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज आ गई। मेरे बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये वीडियो यहां तक का समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन जहां पे उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए को फ्रीज कर रहे हैं,
ये डिसीजन उनका ठीक है या नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन ये है कि ये डिसीजन ठीक है एक हद तक, जहां पे काफी सारा पैसा सरकार का बचेगा और वो सरकार उस पैसे को यूज कर पाएगी कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए। अब इसके बाद एक और बात आपके मन में आएगी, क्या सर ये पॉइंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है? तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि लगभग सारी स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को ही फॉलो करती है। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो जैसे मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली सरकार भी अब यही काम करेगी। दिल्ली सरकार भी अपने एम्प्लॉयज को बोल देगी कि हम भी आपको डीए नहीं देंगे। सो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट फॉलोज द फुटस्टेप्स दैट आर लेफ्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पे ऐसा ही होने वाला है। अब आप पूछेंगे सर व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर? तो भाई प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे ही डीए नहीं मिलता। आप कहेंगे नहीं सर हमारे क्वेश्चंस में तो लिखा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं वो सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं होती हैं। एक और चीज, अब यहां पे मैं अपने मन का एक डर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा मन का डर यह है, क्या हमारी भारत सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रही है? आर वी मूविंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी? नाउ आप पूछेंगे सर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? तो मेरे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 18 में आर्टिकल नंबर 360 दिया हुआ है, और आर्टिकल 360 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करके पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर सारी स्टेट्स की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और वो सारी के सारे स्टेट्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी, पार्लियामेंट को मिल जाएगी। ये एक पॉइंट। दूसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो अपने इंप्लॉयज की सैलरी और पेंशन को कम कर सकती है। ध्यान देना, सैलरी और पेंशन इंक्रीज तो होती है हमेशा, लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता कभी भी। तो अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए है तो 50 को घटा के 40 नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, जब कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होगी तो गवर्नमेंट के पास से पावर आ जाती है कि वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज की पेंशन और सैलरी को कम करना चाहे तो कम भी कर सकती है। यह डर है कि क्या गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रही है? क्या स्टेट्स के फाइनेंशियल पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा? क्या गवर्नमेंट इंप्लॉयज की सैलरी को कम कर दिया जाएगा? आज तक हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। 1991 में वी वर वेरी वेरी क्लोज टू दिस पोजीशन, जब हमारे देश के अंदर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उस समय कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ क्राइसिस था। सो दैट वाज वन सिचुएशन व्हिच वाज वेरी वेरी नियर टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट उस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इंपोज की गई थी। तो क्या अब 2020 कोविड-19 की वजह से ऐसा होगा? दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट मेरा डर है कि ऐसा हो सकता है। मैं चाहूंगा आप लोगों का कमेंट इसके ऊपर, आप लोग बताइए क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को अपने इंप्लॉयज की सैलरी को कम कर देना चाहिए बाय इंपोजिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी का कोई पॉइंट हो ऑन द गवर्नमेंट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी का पॉइंट तो नहीं है। क्रेडिटेबिलिटी हमारी भारत सरकार की बहुत अच्छी है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या? मेरे ख्याल से नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ड्यू टू दिस ऑल कोरोना वायरस एंड कोविड-19। मैं आप लोगों के कमेंट्स इसके ऊपर सुनना चाहूंगा। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये शेयर कीजिएगा, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। I will love to listen from your side. This was from my side for today. एक बार फिर से डियरनेस अलाउंस
डीएनएस अलाउंस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड एंड उसके ऊपर अब कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। 17% मिल रहा था, 17% ही मिलता रहेगा अगले 3 साल तक, और कोई एरियर डीए का भी बाद में नहीं दिया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। वेदर फाइनेंशियल इमरजेंसी विल बी देयर और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके क्या राय है, मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। टिल द टाइम आई लिसन फ्रॉम योर साइड, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।